नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब चैनल बीपीएम नॉलेज में। आज हम लोग एसएससी के टॉप 50 क्वेश्चन करने वाले हैं, जो कि सभी एग्जामों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है। अगर इनमें से किसी भी प्रश्नों का आंसर अगर आपको पता है तो आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, किसकी जन्म दिवस को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है? किसकी जन्म दिवस को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के जन्म दिवस पर। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के जन्म दिवस पर राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी के वायुमंडल की कौन सी परत रेडियो तरंगों को पृथ्वी के पृष्ठ पर परावर्तित करती है? पृथ्वी के वायुमंडल की कौन सी परत रेडियो तरंगों को पृथ्वी के पृष्ठ पर परावर्तित करती है? तो यह करती है आयन मंडल। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। आयन मंडल पृथ्वी के वायुमंडल को रेडियो तरंग को पृथ्वी के पृष्ठ पर परावर्तित करती है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, विशिष्ट सापेक्षता सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से क्या सापेक्ष नहीं है? विशिष्ट सापेक्षता सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से क्या सापेक्ष नहीं है? तो ये प्रकाश का वेग। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। प्रकाश का वेग विशिष्ट सापेक्षता सिद्धांत के अनुसार सापेक्ष नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, गैस के गुब्बारों में हाइड्रोजन गैस की जगह हीलियम गैस क्यों प्रयोग किया जाता है? गैस के गुब्बारों में हाइड्रोजन गैस की जगह हीलियम गैस का प्रयोग क्यों किया जाता है? क्योंकि यह अदाहा है। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। क्योंकि यह अदाहा है, इसका मतलब ये हुआ कि ये ज्वलनशील नहीं है। इसी कारण से गैस के गुब्बारे में हाइड्रोजन गैस की जगह हीलियम गैस का प्रयोग किया जाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका पूर्ण अपवर्तनांक 1 के निकटतम होता है? निम्नलिखित में से किसका पूर्ण अपवर्तनांक 1 के निकटतम होता है? तो ये होता है वायु का। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। वायु का पूर्ण अपवर्तनांक 1 से निकटतम होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, माणिक्य यानी कि रूबी और नीलम किसके ऑक्साइड है? माणिक्य, रूबी और नीलम किसके ऑक्साइड है? तो ये है एल्युमिनियम के। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। एल्युमिनियम के ऑक्साइड कौन कौन सा है? तो माणिक्य, रूबी और नीलम। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक फोटो सेल में प्रकाश ऊर्जा को किसमें परिवर्तित किया जाता है? एक फोटो सेल में प्रकाश ऊर्जा को किसमें परिवर्तित किया जाता है? तो ये किया जाता है विद्युत ऊर्जा में। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। विद्युत ऊर्जा में एक फोटो सेल प्रकाश ऊर्जा को परिवर्तित किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, यूस्टो की नीलिका मानव शरीर के किस भाग में स्थित है? यूस्टो की नलिका मानव शरीर के किस भाग में स्थित है? तो यह कान में। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। कान में यूस्टो की नीलिका मानव कान में पाया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, एड्स वायरस का आनुवंशिक पदार्थ होता है। एड्स वायरस का आनुवंशिक पदार्थ होता है। तो ये होता है एक सूची आरएनए में। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। एक सूची आरएनए में एड्स वायरस का आनुवंशिक पदार्थ होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, परमाणु पाइल का प्रयोग कहाँ होता है? परमाणु पाइल का प्रयोग कहाँ होता है? तो ये होता है ताप नाभिकीय संलयन के प्रचालन में। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। ताप नाभिकीय संलयन के प्रचालन में परमाणु पाइल का प्रयोग किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, जो पदार्थ जल के संपर्क में आने पर
कोलाइडी विलयन का बना लेता है उसे कहते हैं। जो पदार्थ जल के संपर्क में आने पर तत्काल कोलाइडी विलयन बना लेता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं जल रागी क्लोराइड। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। जल रागी क्लोराइड जो है, जो पदार्थ जल के संपर्क में आने पर जो है तत्काल कोलाइडी विलयन बना लेता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक अणु ग्लूकोज के पूर्ण ऑक्सीकरण से प्राप्त होते हैं। एक अणु ग्लूकोज के पूर्ण ऑक्सीकरण से प्राप्त होते हैं तो ये होते हैं 38 अणु एटीपी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। 38 अणु एटीपी जो है एक अणु ग्लूकोज के पूर्ण ऑक्सीकरण से प्राप्त होते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, समुद्री खरपतवार निम्न में किसका महत्वपूर्ण स्रोत है? समुद्री खरपतवार निम्न में से किसका महत्वपूर्ण स्रोत है? तो यह आयोडीन का। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। समुद्री खरपतवार जो है यह आयोडीन का महत्वपूर्ण स्रोत है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, 1 से 3 वर्ष के शिशु में प्रोटीन की कमी से कौन सा रोग होता है? 1 से 3 वर्ष के शिशु में प्रोटीन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो ये होता है क्वाइशियोरकर। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वाइशियोरकर जो है 1 से 3 वर्ष के शिशु में प्रोटीन की कमी से होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, जड़ों द्वारा अवशोषित जल शीर्ष तक पहुंचता है। जड़ों द्वारा अवशोषित जल शीर्ष तक किसके द्वारा पहुंचता है? तो ये पहुंचता है जाइलम के द्वारा। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। जाइलम के द्वारा जो है जड़ों तक जो है अवशोषित जल जो है पहुंचता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, कोशिकाओं के अध्ययन से संबंधित जैविकी की शाखा को कहते हैं। कोशिकाओं के अध्ययन से संबंधित जैविकी की शाखा को क्या कहते हैं? तो ये कहते हैं साइटोलॉजी। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। साइटोलॉजी जो है कोशिकाओं के अध्ययन से संबंधित जैविकी की शाखा को कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस वर्ष पहली बार ग्राम सभा वर्ष घोषित किया गया था? किस वर्ष पहली बार ग्राम सभा वर्ष घोषित किया गया था? तो ये किया गया था 2009 से 10 के बीच। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। 2009 से 10 के बीच जो है पहली बार ग्राम सभा वर्ष घोषित किया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, पंचशील समझौता किन 2 देशों के बीच हुआ था? पंचशील समझौता किन 2 देशों के बीच हुआ था? तो ये हुआ था भारत और चीन के बीच। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। भारत और चीन के बीच जो है पंचशील समझौता हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, बिहार में कुल कितने ज़िले हैं? बिहार में कुल कितने ज़िले हैं? तो यह है 38 ज़िला। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। बिहार में जो है कुल 38 ज़िले हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, बिहार की यात्रा करने वाला प्रथम ब्रिटिश यात्री कौन था? बिहार की यात्रा करने वाला प्रथम ब्रिटिश यात्री कौन था? तो ये था राल्फ फिच। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। राल्फ फिच जो है बिहार की यात्रा करने वाला प्रथम ब्रिटिश यात्री था। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली का कौन सा सुल्तान अशोक स्तंभ को कौशाम्बी और टपोरा से दिल्ली हस्तांतरित किया? दिल्ली का कौन सा सुल्तान अशोक स्तंभ को कौशाम्बी और टपोरा से दिल्ली हस्तांतरित किया था? तो ये किया था फिरोज शाह तुगलक ने। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। फिरोज शाह तुगलक ने जो है दिल्ली से जो है अशोक स्तंभ को कौशाम्बी और टपोरा से दिल्ली हस्तांतरित किया था। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में पहली पंचवर्षीय योजना का आधार था। भारत में पहली पंचवर्षीय योजना का आधार क्या था? तो यह था हैरोडोमल मॉडल। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। हैरोडोमल मॉडल के द्वारा जो है भारत में पहली पंचवर्षीय योजना का आधार रखा गया था। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, जैन धर्म श्वेतांबर और दिगंबर संप्रदायों में कब विभाजित हुआ?
जैन धर्म श्वेतांबर एवं दिगंबर संप्रदायों में कब विभाजित हुआ था? तो ये हुआ था चंद्रगुप्त मौर्य के समय में। इसका राइट आंसर ऑप्शन ये हो जाएगा। चंद्रगुप्त मौर्य के समय में जो है जैन दो भागों में बटा था, श्वेतांबर और दिगंबर में। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध रेशम मार्ग पर किस वंश के शासकों का अधिकार था? प्रसिद्ध रेशम मार्ग पर किस वंश के शासकों का अधिकार था? तो यह था कुषाणों का। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। प्रसिद्ध रेशम मार्ग में जो है कुषाण वंश के शासकों का जो है अधिकार था। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस शैलकृत गुफा में 11 सिरों के बोधित्व का अंकन मिलता है? किस शैलकृत गुफा में 11 सिरों के बोधित्व का जो है अंकन मिलता है? तो ये मिलता है कन्हेरी की गुफाओं में। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। कन्हेरी की गुफाओं में जो है 11 सिरों का बोधित्व मिलता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, सरदेशमुखी में राजस्व का कितना भाग वसूला जाता था? सरदेशमुखी में राजस्व का कितना भाग वसूला जाता था? तो 1/10। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। 1/10 जो है भाग जो है सरदेशमुखी में जो है राजस्व का जो है वसूला जाता था। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, मराठों एवं अहमद शाह अब्दाली के मध्य लड़े गए पानीपत के तृतीय युद्ध के समय कौन पेशवा था? मराठों एवं अहमद शाह अब्दाली के मध्य लड़े गए पानीपत के तृतीय युद्ध के समय कौन पेशवा था? तो ये था बालाजी बाजीराव। इसका राइट आंसर ऑप्शन ये हो जाएगा। बालाजी बाजीराव जो है मराठों एवं अहमद शाह अब्दाली के मध्य जो है लड़े गए पानीपत के तृतीय युद्ध के समय जो है पेशवा था। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, कृष्णा नदी पर स्थित श्री शैलम बांध किस राज्य में स्थित है? कृष्णा नदी पर स्थित श्री शैलम बांध किस राज्य में स्थित है? तो यह है आंध्र प्रदेश में। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। आंध्र प्रदेश में जो है कृष्णा नदी पर स्थित श्री शैलम बांध स्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, माइकल ओडायर की हत्या किस भारतीय क्रांतिकारी ने की थी? माइकल ओडायर की हत्या किस भारतीय क्रांतिकारी ने की थी? तो ये की थी उधम सिंह ने। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। उधम सिंह ने जो है माइकल ओडायर की जो है हत्या की थी। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य के कुल सिंचित क्षेत्र का अधिकतम प्रतिशत तालाबों द्वारा सिंचित होता है? किस राज्य के कुल सिंचित क्षेत्र का अधिकतम प्रतिशत तालाबों द्वारा सिंचित होता है? तो ये होता है तमिलनाडु में। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। तमिलनाडु राज्य में जो है अधिकतम प्रतिशत जो है तालाबों द्वारा सिंचित होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, संतोपथ ग्लेशियर कहाँ अवस्थित है? संतोपथ ग्लेशियर कहाँ अवस्थित है? तो यह है उत्तराखंड में। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। उत्तराखंड में जो है संतोपथ ग्लेशियर स्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी संसदीय कार्यविधि भारत की देन है? निम्नलिखित में से कौन सी संसदीय कार्यविधि भारत की देन है? यह शून्यकाल। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। शून्यकाल जो है यह संसदीय कार्यविधि भारत की देन है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में न्याय शब्द का प्रयोग किस अर्थ में किया गया है? भारतीय संविधान की प्रस्तावना में न्याय शब्द का प्रयोग किस अर्थ में किया गया है? तो यह किया गया सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ये हो जाएगा। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय जो है यह भारतीय संविधान की प्रस्तावना में न्याय शब्द का प्रयोग किया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, मंत्री परिषद के पद त्याग करने के लिए मंत्री किसे अपना त्यागपत्र संबोधित करेगा? मंत्री परिषद से पद त्याग करने के लिए मंत्री किसे अपना त्यागपत्र संबोधित करेगा? तो ये करेगा राष्ट्रपति को। इसका राइट आंसर ऑप्शन ये हो जाएगा।
राष्ट्रपति को जो है मंत्री पद से पद त्याग करने के लिए जो है राष्ट्रपति को अपना त्याग पत्र संबोधित करेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतवर्ष के लिए एक संघीय ढांचे की सर्वप्रथम किस अधिनियम द्वारा प्रस्तुत किया गया? भारतवर्ष के लिए एक संघीय ढांचे की सर्वप्रथम किस अधिनियम द्वारा प्रस्तुत किया गया था? तो ये किया गया था 1935 के अधिनियम द्वारा। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। 1935 के अधिनियम द्वारा जो है भारतवर्ष के लिए एक संघीय ढांचे की सर्वप्रथम अधिनियम प्रस्तुत किया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा का 5 वर्ष का सामान्य कार्यकाल समाप्त होने से पहले इसे कौन भंग कर सकता है? लोकसभा का 5 वर्ष का सामान्य कार्यकाल समाप्त होने से पहले इसे कौन भंग कर सकता? तो ये कर सकता राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सिफारिश पर। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। राष्ट्रपति जो है प्रधानमंत्री की सिफारिश पर लोकसभा का 5 वर्ष का सामान्य कार्यकाल समाप्त होने से पहले जो है इसे भंग कर सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा देश आसियान का सदस्य नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा देश आसियान का सदस्य नहीं है? तो यह बांग्लादेश। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। बांग्लादेश जो है यह आसियान का सदस्य नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन एक राज्य सरकार को ग्राम पंचायतों को संगठित करने के लिए निर्देशित करता है? निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन एक राज्य सरकार को ग्राम पंचायतों को संगठित करने के लिए निर्देशित करता है? तो ये करता है अनुच्छेद 40। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अनुच्छेद 40 जो है एक राज्य को ग्राम पंचायतों को संगठित करने के लिए निर्देशित करता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, जरावा जनजाति कहाँ पाई जाती है? जरावा जनजाति कहाँ पाई जाती है? तो ये निकोबार द्वीप में। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। निकोबार द्वीप में जो है जरावा जनजाति पाई जाती है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, किन देशों के समूह से भूमध्य रेखा गुजरती है? किन देशों के समूह से भूमध्य रेखा गुजरती है? तो ये गुजरती है कोलंबिया, केनिया तथा इंडोनेशिया से। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। कोलंबिया, केनिया तथा इंडोनेशिया से जो है भूमध्य रेखा गुजरती है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति के निर्वाचन में निम्नलिखित में से कौन भाग नहीं लेता है? राष्ट्रपति के निर्वाचन में निम्नलिखित में से कौन भाग नहीं लेता है? तो यह लोकसभा का गैर निर्वाचित सदस्य। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। लोकसभा का गैर निर्वाचित सदस्य जो है यह राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग नहीं लेता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, कौन सा वर्गीकरण कच्ची सामग्री के आधार पर उद्योगों का वर्गीकरण है? कौन सा वर्गीकरण कच्ची सामग्री के आधार पर उद्योगों का वर्गीकरण है? तो यह आधारभूत और उपभोक्ता। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। आधारभूत और उपभोक्ता जो है यह कच्ची सामग्री के आधार पर जो है उद्योगों का वर्गीकरण है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रस्तावों में से किसका संदर्भित संबंध संघीय बजट से है? निम्नलिखित प्रस्तावों में से किसका संदर्भित संबंध जो है संघीय बजट से है? तो यह है कटौती प्रस्ताव। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। कटौती प्रस्ताव जो है यह संदर्भित संबंध संघीय बजट से है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में कृषि पारिस्थितिकीय क्षेत्रों की कुल संख्या है? भारत में कृषि पारिस्थितिकीय क्षेत्रों की कुल संख्या कितनी है? तो ये है 20। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। भारत में जो है कृषि पारिस्थितिकीय क्षेत्र की संख्या जो है 20 है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, तिब्बत के पठार की समुद्र तल से औसत ऊंचाई है? तिब्बत के पठार की समुद्र तल से औसत ऊंचाई कितनी है? तो यह 5 किलोमीटर। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। तिब्बत के पठार से समुद्र तल की औसत ऊंचाई जो है 5 किलोमीटर।
हेक्टेयर है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में कौन सी पर्वतीय श्रेणी केवल एक ही राज्य में फैली है? भारत में कौन सी पर्वतीय श्रेणी केवल एक ही राज्य में फैली है? तो ये फैली है अजंता। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अजंता जो है यह पर्वत श्रेणी जो है केवल एक ही राज्य में फैली है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित देशों की मुद्रा का कौन सा विकल्प सुमूलित नहीं है? निम्नलिखित देशों की मुद्रा का कौन सा विकल्प सुमूलित नहीं है? तो ये इटली, यूरो। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। इटली, यूरो जो है यह सुमूलित नहीं है, जबकि बुल्गारिया लेब है और मल्दोवा लऊ है और अल्बानिया लेक, ये तीनों जो है सुमूलित है, लेकिन ये जो है इटली की मुद्रा नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत के कौन सा क्षेत्र कपास का अधिकतम मात्रा में उत्पादन करता है? भारत के कौन सा क्षेत्र कपास का अधिकतम मात्रा में उत्पादन करता? तो ये करता है उत्तरी भारत का मैदान। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। उत्तरी भारत का मैदान जो है यह कपास का जो है अधिकतम मात्रा में उत्पादन करता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, अलमाटी बांध किस नदी पर है? अलमाटी बांध किस नदी पर है? तो यह कृष्णा नदी पर। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अलमाटी बांध जो है यह कृष्णा नदी पर है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। आज का अंतिम क्वेश्चन है, देश के किस राज्य में सबसे पहले सूर्योदय होता है? देश के किस राज्य में सबसे पहले सूर्योदय होता है? तो ये होता है अरुणाचल प्रदेश में। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अरुणाचल प्रदेश में जो है सबसे पहले सूर्योदय होता है। आज के लिए बस इतना ही। हमें उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।